Hello students. In the previous lecture, we discussed about many different terminologies. हमने काफी different definitions पढ़ी थी, like what is a buyer, what is a seller, what is an agreement to sell, what is a sale, what is delivery, goods का definition क्या होता है, price का definition क्या होता है, insolvent person का definition क्या होता है, ये सारी definitions हमने पढ़ी थी. Okay. In this session, we are going to learn how sale differs from many different terminologies. कैसे सेल बाकी सब फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अलग होता है, उसका बाकी सब फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या डिफरेंस है वो हमें पता करना है. सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, इसमें सबसे पहला है distinction between sale and an agreement to sale. Sale and an agreement to sale. Let's see what are the differences. Number one, transfer of property. तो अब हम प्रॉपर्टी का मीनिंग जानते हैं. ओके, प्रॉपर्टी का मतलब अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट होता है ओनरशिप ऑफ गुड्स. ओके, देखते हैं इन रिलेशन टू ओनरशिप व्हाट इज द डिफरेंस. ओके, सबसे पहला इन द केस ऑफ सेल हम जहां पे प्रॉपर्टी है वहां पे क्या समझेंगे, ओनरशिप. द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर इमीडिएटली. मतलब ये जो गुड्स का ओनरशिप है वो तुरंत पास ऑन हो जाएगा फ्रॉम सेलर टू बायर. ओके, in the case of agreement to sale, the property will pass at a future date. क्या कहेंगे, the ownership will pass on a future date after fulfillment of certain conditions. Ownership of goods तभी ट्रांसफर होगा जब आपने कुछ कंडीशंस जो अग्रीमेंट से रिलेटेड है वो आपने फुलफिल की. ओके, सो वी नो द फर्स्ट डिफरेंस. सेल के केस में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होता है एंड इन द केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल द ओनरशिप विल ट्रांसफर टू बायर ऑन अ फ्यूचर डेट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस. नंबर टू, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो हमने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था तब हमने कई सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे. ओके, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है. ओके, ऐसे काफी सारे हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी. उसमें से कौन सी कैटेगरी में ये कॉन्ट्रैक्ट फॉल होता है. ओके, तो सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या कि दोनों पार्टीज ने अपना अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया है. बोथ द पार्टीज दैट इज द सेलर एंड बायर हैव fulfilled their promises. Whereas in the case of agreement to sale, it is an executory contract. Executory का मतलब हम बोलेंगे yet to perform. दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को जो प्रॉमिस दिया था वो अभी तक दोनों ने फुलफिल नहीं किया है, या किया है तो दोनों ने थोड़ा थोड़ा किया है. ओके, द कंसिडरेशन मतलब उन लोगों ने जो प्रॉमिस दिया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है. दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. ओके, रेमेडीज फॉर ब्रीच. ब्रीच का मतलब होता है वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट ऑनरिंग द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को फुलफिल नहीं करना उसको कहा जाता है ब्रीच. और रेमेडी का मतलब होता है सॉल्यूशन. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस फुलफिल नहीं करता है तो क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है, अगर बायर ने सेलर को पैसा नहीं दिया, इफ द बायर डज नॉट मेक पेमेंट ऑफ गुड्स टू द सेलर, ओके, then the seller can sue the buyer
फॉर प्राइस, सेलर क्या कर सकता है, द सेलर कैन सू द बायर। ये आपका नेचर ऑफ राइट्स में कवर्ड होगा। ओके, हम जो ये पढ़ रहे हैं वो आगे नेचर ऑफ राइट्स में भी कवर्ड होगा। इन द केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, द सेलर कैन सू बट नॉट फॉर द प्राइस। इधर देखो, सेलर ने किसके लिए केस किया था आपके ऊपर, प्राइस ऑफ द गुड्स। अग्रीमेंट टू सेल में वो प्राइस के लिए नहीं कर सकता है, तो किसके लिए कर सकता है, वो डैमेजेस के लिए। द अग्रीव्ड पार्टी दैट इज आइदर द सेलर और द बायर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। ओके, अगर सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो केस करने का राइट बायर को मिलेगा, और अगर बायर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो केस करने का राइट सेलर को मिलेगा। पर वो प्राइस के लिए नहीं केस कर सकते हैं, दे कैन मेक क्लेम ओनली फॉर द डैमेजेस। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म होने की वजह से आपको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए आप सामने वाले के ऊपर केस कर सकते हैं, सिर्फ उसके लिए। नंबर 4, लायबिलिटी ऑफ पार्टीज। गुड्स का सेल हो गया, हम क्या बोल रहे हैं, कौन सा वर्ड यूज करें, सेल। क्या बोला था, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ इट इज क्वाइट क्लियर, अगर ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो गया और ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद जो भी लॉस होगा, तो ऑब्वियस है द ओनरशिप इज नाउ ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, तो रिस्क भी किसका होगा, द लायबिलिटी और द रिस्क विल नाउ बी ऑफ द बायर। बट इन द केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, जहां पे ओनरशिप फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होने वाले, ओनरशिप अभी भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, then the liability or the risk is that of the seller. Okay, sale creates just in rem, just in rem का मतलब होगा against a particular thing, and just in personam का मतलब होगा against a particular person। just in rem का मतलब होगा right against a particular thing, okay, whereas in the case of just in personam the right is against a person, आप उस person के पास से damages claim कर सकते हैं। The last point of difference is right of resale। right of resale, तो seller ने buyer को goods sale कर दिया, मतलब ownership of buyer का हो गया। Can the buyer further sell the goods? Yes, okay, but in the case of, यहाँ पे आपको कौन सा डिफरेंस बताया हुआ है कि एक बार ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर हो गया, मतलब अब इसका ओनरशिप ये वाले बायर का है, अब ये वाला सेलर किसी थर्ड पार्टी को गुड्स सेल करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा है द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, क्योंकि अब गुड्स का ओनरशिप हो गया है बायर का। इन द केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, अभी तक ओनरशिप बायर का नहीं हुआ है, मतलब सेलर भले अग्रीमेंट किसी एक पर्सन के साथ करता है पर उसको उससे भी बेटर डील मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि मैं आपको 10 रुपए में एक चीज दूंगा, पर यूनिट 10 रुपए। कोई थर्ड पार्टी सेलर के पास आता है, मुझे दे दो मैं तुम्हें 11 रुपए दूंगा, तो सेलर ने वो गुड्स फर्स्ट बायर को बेचने की जगह सेकेंड बायर दैट इज अ थर्ड पार्टी जो हमने नाम यूज किया है उसको बेच दिया, वो अलाउड है। द ओनली थिंग इज कि सेलर ने बायर के साथ, फर्स्ट बायर के साथ जो अग्रीमेंट किया था उसकी वजह से ये वाले बायर को जो भी लॉस होगा, वॉट एवर लॉस दिस बायर इज गोइंग टू सफर और वॉट एवर डैमेज दिस बायर इज गोइंग टू सफर, वो आपको पे करना पड़ेगा। The seller will have to pay amount of loss or amount of damage to this buyer. Okay, that was the difference between sale and an agreement to sale. Now, difference between sale and hire purchase. Okay, तो पहले
हायर परचेज होता क्या है वो समझते हैं, उसके बाद उसका डिफरेंस समझते हैं। ओके, तो हायर परचेज का मीनिंग ये होता है कि हम हमारी डेली लाइफ में हमारी जरूरत की चीजों के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं। ओके, से फॉर एग्जाम्पल आपको अपने घर में फ्लोर मिल चाहिए आटे के लिए, आपको वॉशिंग मशीन चाहिए, या तो आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदना है, आपको अपने खुद के लिए व्हीकल परचेज करना है, वेदर इट इज अ 2 व्हीलर और अ 4 व्हीलर, और you want to purchase a truck or a tempo for your business. Now the question is, when you go and buy such kind of durable things जिसको हम over a period of time यूज करने वाले हैं, और आपने जो सेलर है उसको ऐसा कहा कि मैं एक साथ पूरी प्राइस नहीं पे कर सकता, आई एम नॉट एबल टू पे द एंटायर अमाउंट एट वंस, एक काम करो, आप जो मुझे वॉशिंग मशीन दे रहे हो 30,000 रुपीज का, इसमें से मैं 25% आपको पे कर देता हूँ, और बाकी जो बचा 22,500 दैट आई वुड पे ओवर 10 months, मतलब हर महीने 2,250 रुपए का एक इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। तो सेलर ने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 7,500 दो, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दो, हम आपको एक पेपर पे साइन करवाते हैं। ओके, 7,500 रुपये दो, और बाकी का आपको हर महीने की इस तारीख को हमें देना है। तो बायर ने कहा ठीक है, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस केस में होगा ये कि बायर को वॉशिंग मशीन का पोजेशन तो मिल गया, ऑब्वियस है वो अपने घर लेके जाएगा, उसको यूज करेगा, पर उसको उसका ओनरशिप नहीं मिलेगा। द बायर विल नॉट गेट द ओनरशिप, क्योंकि उसको ओनरशिप मिलेगा जब ये 10th इंस्टॉलमेंट, मतलब हर महीने वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा, ऐसा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ऐसा वो 10th इंस्टॉलमेंट पे करेगा, उसके बाद ही वॉशिंग मशीन का ओनरशिप हो जाएगा बायर का। तब तक उसका ओनरशिप किसका रहेगा? सेलर। ओके, दैट इज द अग्रीमेंट ऑफ हायर परचेज। ऐसा सारे केसेस में होता है। लाइक मैंने मेरे खुद के लिए व्हीकल खरीदा जिसकी कॉस्ट है 68,000, तो मैंने इसमें से 28,000 दे दिया, बाकी का 40,000 है दैट आई पेड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब हर महीने 2,000 रुपए। तो जब मैं 20th इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, क्या पे करूंगा? 20th इंस्टॉलमेंट, तब मुझे सेलर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा। क्या देगा? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि अब ये बाइक का ओनरशिप आपका, अब इसका जो चाहे वो कर सकते हो। आपको बेचना है, जला देना है, कुछ भी करना है वो आप कर सकते हो, किसी को गिफ्ट करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट यू कैन डू नाउ, क्योंकि आपने हमारे सारे इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट कर दिया है। ओके, दैट इज व्हाट हायर परचेज इज अबाउट। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोजेशन दे दिया जाएगा, ओके, ऑन द कंडीशन दैट सच पर्सन दैट इज हायर परचेजर, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बायर की जगह क्या बोलेंगे? हायर परचेजर। ओके, वो आपको पीरियडिक इंस्टॉलमेंट में, जैसा मैंने बताया, 10 इंस्टॉलमेंट या 20 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा, उसका वो प्रॉमिस देता है। एंड मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू पास, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप कब पास होगा? देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट ऑफ सच इंस्टॉलमेंट, मतलब अगर मैंने 12 इंस्टॉलमेंट करवाए हैं तो 12th इंस्टॉलमेंट पे किया, ओके, तभी मेरा प्रॉपर्टी, मतलब तब मुझे ओनरशिप मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तीसरा, सच पर्सन हैज अ राइट टू टर्मिनेट। राइट टू टर्मिनेट का मतलब राइट टू कैंसल। ओके, मुझे अगर कंपनी के प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मैं बोलूंगा आपका प्रोडक्ट वापस ले जाओ, अब मैं पैसे पे नहीं करूंगा, जो जितने इंस्टॉलमेंट मैंने पे कर दिए वो कर दिए,
अब आप अपना वॉशिंग मशीन उठाओ इधर से, मुझे नहीं चाहिए। आप अपनी कार लेके जाओ, आप अपना बाइक लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर सकता है। ओके, लेट्स सी। मैंने कुछ कुछ डिफरेंसेस तो आपको बता दिए हैं। सेल का आप ऑलरेडी जानते हो, प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर होगा। हायर परचेज के केस में प्रॉपर्टी इन द गुड्स विल पास अपॉन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। पोजीशन ऑफ द पार्टी, यहाँ पे बायर ओनर है, यहाँ पे हायर इज दैट ऑफ अ बेली। मैं आपको बेलमेंट क्या होता है वो समझाता हूँ। हायर इज दैट पोजीशन ऑफ हायर, मतलब यहाँ पे ओनर कौन होगा? ओनर इज स्टिल सेलर। सेल के केस में बायर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकता है कि अब मुझे गुड्स नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकता है। उसने गुड्स लिया है, उसको यूज कर लिया है, तो ही इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू पे द प्राइस। इसका एक ही ऑप्शन है कि आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। इन द केस ऑफ हायर परचेज, द हायरर, हायरर मतलब जिसने कोई भी प्रॉपर्टी लोन पे लिया है। से फॉर एग्जांपल मैंने बाइक लोन पे लिया है, तो मैं हायर हूँ, तो मैं कभी भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता हूँ बाय रिटर्निंग द गुड्स विदाउट एनी लायबिलिटी टू पे रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स। मुझे बाकी की इंस्टॉलमेंट पे करने की कोई जरूरत नहीं है। गुड्स वापस कर दिया, बात खत्म। ओके, चलो ये पहले समझाया हुआ है। ओके, इसके लिए आसानी से समझ में आ जाएगा। बर्डन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। सेल के केस में अगर बायर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो सेलर टेक्स द रिस्क। बट इन द केस ऑफ हायर परचेज सेलर को कोई रिस्क नहीं है। द रीजन इज कि जैसे ही हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट पे करना बंद करता है, द मोमेंट द हायर परचेजर stops making payment of installment, the owner can take back the goods. The owner has a right to take back the goods. इसको आप नेक्स्ट लेवल पे पढ़ने वाले हो, इसको कहा जाता है राइट ऑफ रीपोजेशन। क्या कहा जाता है? राइट ऑफ रीपोजेशन। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सेलर ने बायर को ओनरशिप दे दिया, बायर किसी भी थर्ड पार्टी को वो गुड्स बेच सकता है। यहाँ पे हायरर वो किसी को टाइटल पास ऑन नहीं कर सकता है। ओके, ये दोनों चीजें सेम है। बायर कैन सेल, हायर परचेजर कैन नॉट रीसेल अनलेस ही हैज पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट्स। ओके, नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। तो पहले बेलमेंट समझ लेते हैं कि बेलमेंट क्या होता है। ओके, बेलमेंट का मतलब ये है कि आपने अपने गुड्स किसी थर्ड पार्टी को या किसी को भी दिया है और आपने उसको कहा है कि आप इसको कहीं पे डिलीवर करके आओ, या तो आप इसको अपनी कस्टडी में रखो, या मैंने उसको कहा है कि तुम मुझे ये गुड्स रिपेयर करके दो। जैसे मान लो कि मेरा मोबाइल फोन बिगड़ गया तो मैंने उसको रिपेयर के लिए दिया, तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। द रीजन इज मैंने अपना मोबाइल फोन, जो मैकेनिक है जो इसको बनाने वाला है उसको दिया है, तो उसको दे दिया है ऐसा नहीं है, कंप्लीटली गिवन अप ऐसा नहीं है। मैंने उसको दिया किस चीज के लिए? रिपेयर के लिए। रिपेयर के बाद वो मेरे पास वापस आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कस्टडी, मेरे पास कुछ गुड्स थे, कुछ एंटीक ज्वेलरी है या कोई भी ऐसी चीज है, तो मैं कहीं पे बाहर घूमने जा रहा हूँ, आई मे नॉट बी एट होम फॉर 1 month और 2 month, तो मेरे घर पे काफी ज्वेलरी पड़ा हुआ है या कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल पड़ा हुआ है, या लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरी कार है। ओके,
तो वो पड़े पड़े शायद बिगड़ जाए, 2-4 महीने मुझे लगने वाले हैं, आई एम गोइंग अब्रॉड फॉर सम वर्क। तो इन दैट केस मैंने अपना वो व्हीकल अपने फ्रेंड के घर रख दिया, उसको गाड़ी की चाबी दे दी, कहा तुम चलाओ। ओके, मैंने उसको व्हीकल का कस्टडी तो दिया, बट विद द कंडीशन कि जब मैं वापस आऊं तो मुझे जैसा मैं देके गया था वैसी कंडीशन में रिटर्न करना। ओके, तो आपने किसी भी थर्ड पार्टी को गुड्स दिया है, उसका इसमें से कोई भी एक रीजन हो सकता है कि आपने गुड्स रिपेयर करने के लिए दिए, तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न मिलना चाहिए। आपने गुड्स कस्टडी में रखे हैं तो अगेन या तो रिटर्न करें या मैं जिसे कहूं उसे दे दें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो कार रखी थी, अब मीनवाइल कोई अच्छा कस्टमर आया, उसने मुझे कॉल किया, मैं तो फॉरेन में हूँ, और वो कस्टमर ने मुझे कॉल किया कि मुझे आपका व्हीकल पसंद है, तो मैं इतना प्राइस देने के लिए रेडी हूँ, क्या आपको बेचना है? मैंने बोला ठीक है ले जाओ। तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करके बोला कि ये कार इसको दे दो, तो या तो मुझे वापस करो या मैं जिसे कहूँ उसे दे दो। और तीसरा रीजन हो सकता है डिलीवर करने के लिए, मतलब जैसे हम किसी ट्रांसपोर्टर को बोलते हैं, है ना, कि मैं आपको ये गुड्स दे रहा हूँ और ये तुम्हारा नहीं है, ये तुमको मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम किसी को पहुंचा सको, डिलीवर कर सको। दैट इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। यहाँ पे कहीं पे भी सेल कर दिया ऐसा नहीं आता है, या तो मैंने रिपेयर के लिए दिया है, डिलीवर करने के लिए दिया है, या किसी की सेफ कस्टडी में रखा है, मैं जब चाहूं तब वापस ले सकता हूं। लेट्स सी द डिफरेंसेस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। यहां पे सिर्फ क्या ट्रांसफर होगा? पोजीशन। देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम बेलर। मैंने किया तो मैं बेलर हूं, मैंने जिसको गुड्स दिया वो बेली है ना। फॉर एनी ऑफ द रीजन मैंने उनको कस्टडी के लिए दिया है, कैरेज के लिए दिया, कैरेज मतलब डिलीवर करने के लिए, या तो रिपेयर करने के लिए दिया। रिटर्न ऑफ गुड्स यहाँ पे नॉट पॉसिबल, यहाँ पे मस्ट रिटर्न, आपको कंपलसरी वापस करना पड़ेगा, या तो बेलर जिसे कहे उसको डिलीवर करना पड़ेगा। द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर on accomplishment of the purpose for which the bailment was made। मैंने आपको अपना मशीनरी यूज करने के लिए दिया, तो आपको कंपलसरी वो मशीनरी वापस करना पड़ेगा। ओके, कंसिडरेशन। द कंसिडरेशन is the price in terms of money, whereas in the case of bailment it may be gratuitous, that is free of cost, और इट मे बी नॉन ग्रेटिट्यूस। इधर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कोई चार्जेस होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली है ना, उसको इस तरह से मत लेना, है ना। सपोज जैसा हम लोग यूजुअली करते हैं, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, है ना, कि मुझे और मेरी वाइफ को कहीं जाना है कुछ काम की वजह से, तो वहां पे बच्चे को लेके नहीं जा सकते या थोड़ा अभी रिस्की है, तो हम उसको कहीं पे किसी के घर पे छोड़ के आते हैं, तो तुम इसको संभालो। ओके, ये क्या हुआ? बेलमेंट हुआ। सर बेलमेंट कैसे हुआ? ऑब्वियस है ना, सेफ कस्टडी के लिए दिया है कि इसको संभालो, है ना, और जब हम वापस आएंगे अपना काम खत्म करके विद इन 1 और 2 आवर्स, तब आप हमें लौटा दोगे। प्रैक्टिकली ये गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि बच्चा कोई गुड्स में नहीं आता है, बट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा नॉर्मली होता है कि हमारे मम्मी पापा बचपन में, हम जब छोटे थे तो हम कहीं घूमने जाते, मम्मी पापा को कुछ काम होता था तो वो हमें पड़ोसी के घर छोड़ के जाते। अभी पड़ोसी ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि ये संभालने का पैसा लगेगा। इट इज ऑलवेज अ ग्रेटिट्यूअस एक्ट। इन अ सिमिलर मैनर, आपके पास कोई प्रीशियस ज्वेलरी है और आप अपने पड़ोसी को, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, या तो अपने किसी नियर रिलेटिव को देके जाते हो, तो
वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मैंने आपका ज्वेलरी इतने टाइम के लिए संभाला है तो आप मुझे पैसा दो। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे बेलमेंट नहीं होगा तो भी, सॉरी, कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक टॉपिक पढ़ा था कंसिडरेशन वाला, जहाँ पे हमने एक लाइन पढ़ा था, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है। तो उसमें एक्सेप्शन में ये पॉइंट था कि बेलमेंट कैन बी विदाउट कंसिडरेशन। Bailment can be without consideration. That was the difference between sale and bailment. Now, last difference is sale and contract for work and labor. For example, अभी दिवाली सीजन आने वाला है विद इन 2 months. ओके, कई सारे लोग अपने घर में रिनोवेशन करवाते हैं, कुछ रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं, कलर वर्क करवाते हैं ना, ऐसी काफी सारी चीजें वो करते रहते हैं। नाउ इफ यू कॉल सर्टेन पर्सन्स फॉर पेंटिंग वर्क, आपको घर को पेंट करना है, कलर करवाना है, ओके, तो आपको पेंट परचेज करना पड़ेगा। यू नीड टू परचेज द पेंट कलर, ओके। एट द सेम टाइम आपको कुछ लोगों को भी एम्प्लॉय करना पड़ेगा, जो लोग आपके घर में आपको कलर काम के लिए हेल्प करेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल ऑफ गुड्स का है, और ये जो है वो वर्क एंड लेबर का है। जो पेंट करने आने वाले हैं वो क्या बोलेंगे, हमको मेहनत करने से मतलब है, आप कलर लेके आओ, हम मिक्स करेंगे, इसको लगाएंगे, है ना, इसमें पुट्टी भरेंगे या कुछ भी, जो भी कुछ करना है वो करेंगे। तो पेंट परचेज करने का काम तो जिसका घर है उसका ही है। ये डिपेंड करता है कि कभी कभार जो पेंट करने वाले लोग होते हैं वो भी साथ साथ में पेंट का परचेज करके लेके आते हैं, बोले हम खुद खरीद के लेके आएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है, ओके। पर ये दोनों चीजें अलग अलग है। जो पेंट वाला पार्ट है वो सेल ऑफ गुड्स के रिलेटेड होगा, आपको कहीं से खरीद के लाना पड़ेगा। और ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे वो लोग एक्चुअली कलर वर्क करेंगे वो वर्क एंड लेबर का है, ओके। तो जहाँ पे सेल ऑफ गुड्स है इन विच सम गुड्स आर इन्वॉल्व, बट वेयर नो गुड्स आर सोल्ड, देयर इज ओनली द डूइंग और रेंडरिंग of some work of labor, then the contract is only of work and labor and not of sale of goods, ना, जहाँ पे गुड्स की बात ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से टेक एग्जाम्पल ऑफ कोचिंग, वी आर नॉट सेलिंग एनी गुड्स टू यू, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाइड नेम यूज करेंगे, वी कैन से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, है ना, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू यू, वी आर नॉट सेलिंग एनी गुड्स टू यू। Where gold is supplied to a goldsmith, सोनी को हम लोग गोल्ड देते हैं for preparing an ornament, or where an artist is asked to paint a picture, तो वो कैसा होगा, वो अपना लेबर का पैसा लेता है। किसका पैसा लेता है, लेबर, कि मैंने जो अपना टाइम यूज किया, अपनी एनर्जी यूज की, उसका पैसा चाहिए। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। So we have studied certain differences between contract and, sorry, sale and agreement to sale, sale and hire purchase, sale and bailment, okay, sale and contract of work and labor. Now we are, जैसे मैंने यहाँ पे मेन वर्ड लिखा है, ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया कैसे जाता है, ओके। सो वी नीड अ बायर, अ सेलर, वी नीड गुड्स एंड वी नीड प्राइस। अगर इतनी चीजें होंगी तो ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वो इसी चीज के आसपास पढ़ने वाले हैं, है ना। सिर्फ जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में एक चीज पढ़ते हैं ना, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, है ना,
तो वैसा यहाँ पे करने वाले हैं। देखते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे होता है। ओके, एनालिसिस से पढ़ने की शुरुआत करते हैं। ऊपर के जो 2 पैराग्राफ लिखे हैं वो एनालिसिस में कवर्ड है। A contract of sale may be made in any of the following modes. Okay, contract of sale is made by an offer to buy or sell goods. मतलब अगर मैं सेलर हूं then my offer will be to sell. अगर मैं बायर हूं then my offer will be to buy. Okay, तो in the contract of sale either the seller makes an offer to sell or the buyer makes an offer to buy. क्या खरीदेंगे या बेचेंगे? गुड्स फॉर अ प्राइस। तो सिर्फ ऑफर करने से नहीं चलेगा, हमको पता है एग्रीमेंट कैसे होता है। अग्रीमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो सेलर ने बायर को ऑफर किया तो ऑब्वियस है बायर क्या देगा? एक्सेप्टेंस। तो ही आगे बात बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं। कैसे कैसे होगा? या तो ऑफर फॉर सेल होगा या ऑफर टू बाय होगा। किस चीज के रिलेशन में बात करनी है? गुड्स के रिलेशन में। उसमें प्राइस होना चाहिए और ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। सेलर ने ऑफर दिया तो बायर एक्सेप्ट करेगा और बायर ने ऑफर दिया तो सेलर एक्सेप्ट करेगा। नंबर 2, देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स का डिलीवरी इमीडिएट हो सकता है। और there may be immediate payment of price, but it may be agreed that the delivery will be made at a future date. For example, घर पे शादी है, हम लोग मिठाई का ऑर्डर देने गए, तो वो जो मिठाई वाला है, शॉप ओनर है, उसने कहा कि आपको पैसा एडवांस में देके जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, ले लो। गुड्स अभी दे दूं? अभी क्या करना है, शादी 15 दिन के बाद है। ठीक है, उस दिन आपको डिलीवरी मिल जाएगा। प्राइस आपने इमीडिएटली पे कर दिया है तो गुड्स का डिलीवरी फ्यूचर। ये अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, है ना। नंबर 4, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स बट एंड इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस। जूते दो पैसे लो, गाना है ना, इसके जैसा हिस्सा है। आप अपने घर के लिए या खुद को भूख लगी है तो बाहर खाने के लिए कुछ गए या कुछ लेने के लिए गए, घर आके बनाओगे, है ना। तो आप किसी नियर बाय शॉप पे गए, पास्ता लेके आए, ओके, आपने पैसा दिया, आपको सामने वाले ने गुड्स दे दिया, बात खत्म हो गई। गुड्स का भी इमीडिएट डिलीवरी और पेमेंट भी इमीडिएट। It may be agreed that the delivery or payment or both are to be made in installments. हो सकता है, पॉसिबल है। कई सारी बार आपने किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और ऐसा बोला है कि मुझे पूरे साल के लिए इतना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, आई नीड दिस मच क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द एंटायर ईयर। पर आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा गुड्स डिलीवर करना है और जब जब आप गुड्स डिलीवर करोगे तब मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। सो डिलीवरी और पेमेंट और बोथ, यहाँ पे दोनों इंस्टॉलमेंट में हो रहा है। यू आर मेकिंग और डूइंग बोथ द थिंग्स इन इंस्टॉलमेंट्स। गुड्स का डिलीवरी भी धीरे धीरे आ रहा है और पेमेंट भी धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स। लास्ट इज it may be agreed that the delivery or payment of both have to be made at some future date. देखो, इंस्टॉलमेंट में और फ्यूचर डेट में डिफरेंस ये है, अगर फ्यूचर डेट है मतलब किसी एक पर्टिकुलर डेट पे, फॉर एग्जांपल 10th of September 2020, तो ये डेट आपने डिसाइड किया, उसी दिन सब कुछ हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या है? एवरी मंथ यू आर सपोज टू डिलीवर समथिंग एंड गेट पेमेंट ऑफ समथिंग। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, उसमें मैंने आपको इनिशियली 4 चीजें बताई।
बायर होना चाहिए, सेलर होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए। ओके, आप ये सारी चीजें फिर से पढ़ोगे तो आपको क्लैरिफाई होता जाएगा। ओके, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करने के तरीके अलग अलग हैं और ये हम हमारी रूटीन लाइफ में करते ही हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे कपड़े खरीदने गए, आपने कपड़े पहन के देखे, आपको अच्छा लगा और थोड़ा फिटिंग का इश्यू है। ओके, तो आपको शॉप ओनर ने कहा कि ठीक है, आप बताओ, हम आपको आपकी तरह से फिटिंग करके देंगे और आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपके गुड्स मिल जाएंगे। तो डिलीवरी 2 दिन के बाद होगा, पर आपने पेमेंट इमीडिएटली कर दिया है, या तो आपको कोई दुकान वाला पहचानता है, मॉल वाले पहचानते हैं, तो उन्होंने बोला अभी आप कपड़े लेके जाओ, गुड्स का डिलीवरी ले लो, पैसों का बाद में देखेंगे। ओके, वी विल सी अबाउट द पेमेंट इन फ्यूचर। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड इन नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, इसीलिए मैंने कहा था परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, दूसरा चीज, subject matter of contract of sale, it will always be goods। कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर हमेशा गुड्स ही रहेगा। ओके, तो हमने गुड्स के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा था। ओके, लाइक एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। इसमें वापस 3 टाइप थे, स्पेसिफिक, असर्टेन्ड एंड अनअसर्टेन। हमने टाइप्स भले ही बहुत सारे पढ़े हों, पर अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करना है, आई एम नॉट सेइंग द वर्ड अग्रीमेंट टू सेल, विच वर्ड एम आई यूजिंग, आई एम यूजिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो उस केस में गुड्स ऑलवेज एग्जिस्टिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एग्जिस्टिंग, और उसमें भी असर्टेन्ड होना चाहिए, तब जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा। इफ आई टॉक अबाउट गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है मतलब गुड्स एग्जिस्टेंस में होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुड्स को फ्यूचर में बनाएंगे, कुछ इवेंट होगा तो बनाएंगे, ऐसा नहीं है। गुड्स मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और एग्जिस्टिंग में भी कौन सा टाइप होना चाहिए? द गुड्स मस्ट बी असर्टेन्ड गुड्स। असर्टेन का मतलब क्या था? आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन। मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल दिए हैं। एट द टाइम ऑफ सेल, दस बाइक में से कोई एक बाइक पसंद करना और उसको सेपरेट करवा देना, अलग कर देना, उसको साइड पे रख देना, ascertained goods. Okay, so for making a contract of sale, the goods must be in existence and ascertained. तो गुड्स इधर बोला है एग्जिस्टिंग और फ्यूचर, वो समझाने के लिए बोला है। ओके, द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स owned or possessed by the seller, or it may be future goods. It can even be contingent goods, which will be manufactured on the completion of or on the happening of certain event. Okay, whereby a contract of sale, the seller purports मतलब intends to effect a present sale of future goods. The contract operates as an agreement to sell the goods.